हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में जनन। ये इस टॉपिक का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने इसके दो पार्ट्स बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके अलैंगिक जनन के बारे में बताया था और दूसरे पार्ट में हमने इसके लैंगिक जनन का जो फर्स्ट जो विधि थी, संयुग्मन विधि या कंजुगेशन विधि, उसके बारे में जाना था। इस पार्ट में हम इसकी जो दूसरी विधि है, रूपांतरण विधि या ट्रांसफॉर्मेशन विधि के बारे में जानेंगे। ये तीनों इसकी सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, इसकी तीन विधियाँ होती हैं। अभी दूसरी विधि है, इसका एक वीडियो और आएगा जिसमें हम इसकी तीसरी विधि के बारे में जानेंगे। रूपांतरण विधि। इस प्रक्रिया में एक जीवाणु कोशिका का डीएनए दूसरी जीवाणु कोशिका में उसी माध्यम द्वारा प्रवेश करता है जिसमें जीवाणु वृद्धि कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए एक कोशिका होती है दाता कोशिका और दूसरी कोशिका है ग्राही कोशिका। तो वो दोनों किसी एक माध्यम में प्रेजेंस हैं, तो क्या होता है कि वो आपस में ग्रो कर रही हैं। तो क्या होता है, ग्रो तो वो तभी करेंगी जब उनमें रिप्रोडक्शन होगा, जो अपनी जैसी प्रजाति बनाने की क्षमता होगी तभी वो उसमें ग्रो करेंगी। तो क्या होता है कि जो एक कोशिका, जो दाता कोशिका का डीएनए है, वो ग्राही कोशिका में एंटर कर जाता है और वो उन जीवाणुओं में वृद्धि होने लगती है, मतलब उनमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो विधि थी, जैसे कि इससे पहले हमने संयुग्मन विधि के बारे में पढ़ा था, तो वो संयुग्मन विधि किसी और वैज्ञानिक ने दी थी और इसकी जो तीसरी विधि आई वो भी किसी और वैज्ञानिक ने बताया था इस विधि के बारे में। जैसे कि पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि जीवाणु में सिर्फ एक ही विधि पाई जाती है, वो है अलैंगिक विधि। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि नहीं, इसमें एक विधि नहीं होती, इसमें लैंगिक विधि भी पाई जाती है। फिर क्या हुआ, फिर लैंगिक विधि के अंदर भी तीन जो विधियाँ थी उनके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि फर्स्ट में बताया कि संयुग्मन विधि भी पाई जाती है जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है आपस में। और फिर जो तीसरी विधि, अभी दूसरी जो विधि है, इसके बारे में जो हमारे तीन वैज्ञानिक थे, एवेरी, मैक्लियोड तथा मैकार्टे ने प्रयोगशाला में जो लैब है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करके बताया कि इसमें रूपांतर विधि भी होती है। जो जीवाणु होते हैं वो ग्रो करने के लिए रूपांतर विधि भी पाई जाती है उनके अंदर। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें रूपांतरण संभव हो उन्हें समर्थ कोशिकाएं कहते हैं। मतलब हर कोशिका में ये जो रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं होती या रूपांतरण विधि नहीं पाई जाती है। कुछ कोशिकाएं होती हैं उनमें ये रूपांतरण विधि पाई जाती है, उनको हम समर्थ कोशिकाएं कहते हैं। इन तीनों वैज्ञानिक के नाम आपको याद रखने हैं कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो बैक्टीरिया के अंदर रूपांतरण विधि पाई जाती है वो कौन से वैज्ञानिकों ने दी थी या कौन से वैज्ञानिकों ने बताया था कि जो बैक्टीरिया उनके अंदर रूपांतरण विधि पाई जाती है। तो आपको तीनों वैज्ञानिक एवेरी, मैक्लियोड तथा मैकार्टे, इनका नाम याद रखना है कि वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो डीएनए रज्जु का वह भाग जिसमें रूपांतरण करने की क्षमता होती है उसे रूपांतरण कारक कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हर डीएनए के हर भाग में रूपांतरण करने की क्षमता नहीं होती। ऐसे सारी सेल्स में रूपांतरण करने की क्षमता नहीं होती, कुछ सेल्स होती हैं जो रूपांतरण करती हैं। ऐसे ही डीएनए रज्जु, जैसे आपने बताया डीएनए की कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसमें दो रज्जुक पाए जाते हैं, 5S और 3S, और ये 3S, ये 5S, इस तरह से पाया। तो इनकी जो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम डीएनए रज्जुक कहते हैं। ये डीएनए रज्जुक होता है, डीएनए रज्जुक होता है। इसको हम जो ये जो भाग होता है इसको हम लोग रूपांतरण कारक कहते हैं। रूपांतर के प्रथम चरण में बहिर्जात डीएनए कौन सा है, जो दाता कोशिका का जो डीएनए का जो पार्ट है बाहर निकल के आ गया है, जिससे रूपांतर कारक के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जिसको हम लोग रूपांतर कारक के रूप में यूज करेंगे। जो भाग है डीएनए का जिसको हम लोग यूज करेंगे, वो जो भाग क्या करता है, जो पार्ट है डीएनए का वो क्या करता है, वो जीवित जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर जाता है। जो ग्राही कोशिका होती है, जीवित जीवाणु कोशिका कौन सी, ग्राही कोशिका है, उसके अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद क्या होता है, जीवाणु कोशिका में स्थित अवशोषण केंद्रों, जो ग्राही कोशिका होती है उसमें अवशोषण केंद्र पाए जाते हैं अथवा कोशिका भित्ति में उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा। क्या होता है कि जो डीएनए का जो पार्ट है जो जीवाणु कोशिका के अंदर एंटर करेगा ग्राही कोशिका के अंदर, फिर ग्राही कोशिका में क्या होता है कि कुछ अवशोषण केंद्र पाए जाते हैं या फिर उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें कुछ छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे। उसके द्वारा जो बहिर्जात डीएनए है उसका अवशोषण कर लिया जाता है। जो ग्राही कोशिका के जो कोशिका भित्ति के सूक्ष्म छिद्र होते हैं वो उसका डीएनए का अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषण के बाद क्या होता है कि जो बहिर्जात जो डीएनए है वो ग्राही कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ में समावेशन हो जाता है। आनुवांशिक पदार्थ मतलब जेनेटिक जो मेटेरियल होता है ग्राही कोशिका का, उसमें वो मिल जाता है, बहिर्जात डीएनए मिक्स हो जाता है। जिसके बाद क्या होता है कि एक नया गुणसूत्र बनता है ना, रूपांतर गुणसूत्र बनता है नए प्रकार का।
रूपांतरित कोशिका की इस अवस्था को द्विगुणित कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो नए प्रकार का डीएनए बनता है तो जो कोशिका है, ग्राही कोशिका, वो द्विगुणित हो जाती है कि उसमें दाता कोशिका का भी डीएनए आ गया है, डीएनए का थोड़ा सा भाग आ गया है, तो वो कोशिका डिप्लॉयड हो जाती है। इस कोशिका में विभाजन, इस कोशिका इसके विभाजन के बाद क्या होता है, जो द्विगुणित कोशिका होती है उसके विभाजन के बाद क्या होता है कि उसमें नहीं, जो द्विगुणित कोशिका होती है उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। वो जो दोनों डॉटर सेल होती हैं वो अगुणित होती हैं, दोनों डॉटर सेल हैं वो अगुणित होती हैं। अगुणित को हम इंग्लिश में हैप्लॉइड बोलते हैं। जब डीएनए दाता कोशिका का जो डीएनए का जो पार्ट है ग्राही कोशिका में मिलता है तो जो कोशिका है डिप्लॉइड हो जाती है। फिर उसमें डिप्लॉइड कोशिका डिवीजन होता है। उसके बाद क्या होता है, वो कोशिका द्वारा से हैप्लॉइड हो जाती है, अगुणित हो जाती है। जीवाणु कोशिका रूपांतरण की प्रक्रिया कुछ विशेष परिस्थितियों में ही प्रदर्शित करती हैं। कुछ विशेष परिस्थितियाँ क्या होती हैं कि उनके अकॉर्डिंग सूटेबल वातावरण उनको मिले, टेम्परेचर मिले या होता है तो वो जो परिस्थितियाँ होती हैं उनके सूटेबल होती हैं, उस परिस्थिति को हम लोग सामर्थ्य अवस्था कहते हैं। जो टेम्परेचर जो उनके अकॉर्डिंग होता है ना, उसी जो परिस्थितियाँ होती हैं उन्हीं में ये रूपांतरण की जो विधि होती है उसको शो करते हैं बैक्टीरिया। परंतु उच्च तापमान तथा परावैंगनी विकर्ण आदि की उपस्थिति में कोशिका में रूपांतरण की क्षमता लुप्त हो जाती है। क्या होता है कि जब ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है या धूप ज़्यादा होती है या अल्ट्रावायलेट किरणें ज़्यादा निकल रही होती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो रूपांतरण की विधि को शो नहीं करते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। और सामान्यतः क्या होता है, जब रूपांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए बैक्टीरिया को 29 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 29 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही रूपांतरण होता है या रूपांतरण के लिए अनुकूल समय होता है। अब ये सारी प्रोसेस को हम एक डायग्राम की हेल्प से जानेंगे। ये डायग्राम है, ये जो आपको फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये दाता कोशिका के फ्रेगमेंट्स हैं, दाता कोशिका के हैं। और ये है आपका ग्राही कोशिका। ये देखिए अभी इसमें क्या हो रहा है, ये सेकंड पार्ट में ये जो पार्ट है ये दाता कोशिका का जो डीएनए था, बहिर्जात डीएनए, वो ग्राही कोशिका के अंदर एंटर कर गया है और ये ग्राही कोशिका का डीएनए है। उसके बाद क्या होता है, ये जो कोशिका है ये डिप्लॉयड हो जाती है, ये कोशिका डिप्लॉयड हो गई। और उसके बाद क्या होता है, फिर इस कोशिका के अंदर डिवीजन होता है। उसके बाद 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, ये डॉटर सेल का निर्माण हो गया, डॉटर सेल। अब ये दोनों जो डॉटर सेल हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, ये दोनों डॉटर सेल हैं वो हैप्लॉइड होती हैं। इस प्रकार से ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।